Hello friends, in this video I will be talking about ethics and trust in the investment profession. Now let's study first of all what is ethics exactly? Why is it so important? And first of all, what is ethics? Then only you will come to know why is it important. So देखो, ethics can be described as a set of shared beliefs about what is good or acceptable behavior and what is bad or unacceptable behavior. मतलब बेसिकली सही क्या है गलत क्या है टू नो दैट देयर विल बी सम रूल्स. कोई रूल्स प्रिंसिपल्स वगैरह तुमको पढ़ने पड़ेंगे सो दैट यू नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. सी एथिकल कंडक्ट को भी डिफाइन किया है. एथिकल कंडक्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ बिहेवियर that follows moral principles and improves the outcomes for the stakeholders who are people directly or indirectly affected by the conduct like clients, co-workers, employers, etc. मतलब ये क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि एथिक्स जो है दोज आर द बिलीव्स विच विल गाइड यू कि भाई क्या सही है क्या गलत है. व्हाट इज एथिकल कंडक्ट? एक बिहेवियर. That behavior is very very important because you are working for your stakeholders. आपकी जो कंपनी है उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं. सो इट इज नॉट जस्ट द शेयर होल्डर, उसके अलावा भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, आपके को वर्कर्स, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, सारे के सारे तुम्हारे जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स. तो बेसिकली वो सब स्टेक होल्डर्स के लिए यू हैव टू वर्क very ethically. Now the next topic is describe the role of a code of ethics in defining a profession. पहली बात तो व्हाट इज अ प्रोफेशन वो पढ़ेंगे एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, मतलब कि एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा इन एनी प्रोफेशन. नाउ व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स? तो देखो, कोड ऑफ एथिक्स इज अ रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स. रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ऑल थ्री वुड मीन समवट सिमिलर टू दैट कि भाई क्या सही है क्या गलत है. Now rules, principles and standards ये सब लिखा हुआ होगा, that is called as code of ethics, which will be discussed in our next chapter कि भाई code of ethics में क्या क्या होगा, what rules will be covered. What is the purpose of this code of ethics? ये code of ethics जो written document है, why is it so important? तो दो purpose है. पहला, to guide behavior by describing what is considered as acceptable or ethical behavior. मतलब आपको गाइड करना है बिहेवियर लोगों का. And second, to communicate the values, principles and expectations of an organization or other stakeholders. मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, स्टेक होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब जो भी वट एवर प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस है, सबके सब कम्युनिकेट करने के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स बनाएंगे. सो टू पर्पसेस. पहला, टू गाइड बिहेवियर, मतलब कि जो एम्प्लॉइज है दे शुड बिहेव प्रॉपरली. एंड सेकेंड है टू कम्युनिकेट द वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपका एम्प्लॉयर या आपका जो कंपनी है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, दैट वुड बी रिटन इन दिस कोड ऑफ एथिक्स. नाउ लेट्स स्टडी प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है. अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इज अ वे फॉर अ प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या होता है? जैसे कि सीए, सीएफए, सीपीए, लॉयर, डॉक्टर एक्सेट्रा, ये सारे लोगों को हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं. ये सब जो है दे डोंट डू एनी बिजनेस, वो लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नहीं करते. दे प्रोवाइड सर्विसेज इन अ प्रोफेशनल मैनर बिकॉज दे हैव दैट डिग्री और दे हैव दैट सर्टिफिकेशन. तो जैसे ये सारे के सारे प्रोफेशंस है, so the professional code of ethics is a way for these professions to communicate to the public that its members will use their knowledge and skills to serve their clients in an honest and ethical manner. मतलब what is the professional code of ethics? ये सारे के सारे जो प्रोफेशंस है जैसे सीए है, सीएफए है, सीपीए है वगैरह वगैरह, उन सब के मेंबर्स होते हैं. जैसे इन इंडिया सीए के लिए देयर इज एन इंस्टीट्यूट आईसीएआई, वैसे ही अपना सीएफए में देयर इज सीएफए इंस्टीट्यूट, सीएफएआई, वैसे हर एक इंस्टीट्यूट होगा.
ये इंस्टीट्यूट में होते हैं मेंबर्स, जैसे सीएफए इंस्टीट्यूट के मेंबर्स होंगे सीएफए चार्टर होल्डर्स वगैरह, आईसीएआई के मेंबर्स होंगे सीए वगैरह. Now, these members will use their knowledge for a benefit, something which is, good for the society. ये इंश्योर करने के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स बनेगा. एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर जो भी तुम पढ़ने वाले हो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेवल 1, 2 एज वेल एज 3, तुमको वही सब पढ़ना है कि हाउ विल यू बिहेव once you have enrolled as a CFA candidate, or have you cleared the exams, or even after getting your charter. तो पूरा का पूरा एक लंबा प्रोसेस है, पूरा जर्नी है. व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू, सब तुमको पढ़ने मिलेगा इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो यस, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? हर एक प्रोफेशन के लिए देयर विल बी अ सेपरेट कोड ऑफ एथिक्स एंड दोज मेंबर्स विल हैव टू फॉलो दैट. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब प्रोफेशंस एंड हाउ दे एस्टैब्लिश ट्रस्ट. प्रोफेशंस क्या क्या होता है हमने अभी एग्जांपल देखा, सीए, सीपीए, सीएफए, डॉक्टर, लॉयर वगैरह. हाउ विल दे एस्टैब्लिश ट्रस्ट इन द सोसाइटी, वो अपने को देखना है. So first of all, what is a profession? Profession is defined as an occupational group, example CA, lawyer, doctor, CFA, CPA, that has a requirement of specialized expert knowledge and a focus on ethical behavior and service to the larger community or society. Every profession, mark my words, every profession has to abide by these three. क्या तीन चीज बोला? पहला, expert knowledge. Second, ethical behavior. And third, serving the society. ऐसे प्रोफेशंस में ये तीनों चीज मैंडेटरी होता है. ऑफ कोर्स यू नीड नॉलेज, तो ही तुमको वो सर्टिफिकेशन मिलेगा. यू हैव टू बिहेव एथिकली, नहीं तो आपका इंस्टीट्यूट जो है वो आपके खिलाफ कुछ एक्शन लेगा, जैसे सीए इंस्टीट्यूट लेगा, वैसे सीएफए इंस्टीट्यूट लेगा वगैरह वगैरह. एंड यू हैव टू सर्व द लार्जर कम्युनिटी और द सोसाइटी, मतलब लोगों के अच्छे के लिए तुमको काम करना है. यू डोंट हैव टू हर्ट समवन, किसी का लॉस मत करवाना इसमें. यू हैव टू थिंक अबाउट योर क्लाइंट फर्स्ट, थिंक अबाउट द सोसाइटी फर्स्ट, देन ओनली सर्व. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन. ये जो प्रोफेशंस है, सीए, सीएफए, लॉयर, जो भी है, इन सब में कॉमन चीजें होती है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन इज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर. हर एक प्रोफेशन में यू विल फाइंड दिस, एक कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स होते ही है, स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर. एंड ये पूरा का पूरा नेक्स्ट चैप्टर में कवर्ड है. सो फॉर सीएफए देयर आर टोटल 22 स्टैंडर्ड्स. ये हर एक स्टैंडर्ड में देयर आर रूल्स कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो. सो एवरी प्रोफेशन हैज दीज रूल्स. Second, a regulatory body to enforce the rules concerning the professional behavior and monitor the ethical behavior of members. ये रेगुलेटरी बॉडी कौन है? तो अपने केस में सीएफए इंस्टीट्यूट है. मतलब कि जो प्रोफेशन में तुम हो, समझो सीएफए तुम पढ़ रहे हो, या सीएफए ऑलरेडी तुम क्वालिफाई कर गए हो एंड यू आर वर्किंग एज अ सीएफए चार्टर होल्डर, तो तुम्हारा रेगुलेटरी बॉडी सीएफए इंस्टीट्यूट है. अब क्या करेगा? सीएफए इंस्टीट्यूट रूल्स बनाएगा, एथिक्स के स्टैंडर्ड्स बनाएगा एंड आपको वो फॉलो करना. अ फोकस ऑन द नीड्स ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी. लास्ट वाले पॉइंट में भी हमने देखा प्रीवियस पेज पे कि यू आर गोइंग टू सर्व योर क्लाइंट्स एंड यू हैव टू सर्व द सोसाइटी एज सच. अ रिक्वायरमेंट टू पुट क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको खुद का इंटरेस्ट नहीं देखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सीएफए क्वालिफाई कर गए और तुम एक फंड मैनेजर बन गए. फंड मैनेजर का क्या काम होता है? अपने क्लाइंट्स का पैसा संभालना. यू विल बी मैनेजिंग योर क्लाइंट्स मनी. नाउ you have to think about your client first. If there is a good investment opportunity in the market, first invest your client's money into that, then invest your own personal money. मतलब पहले खुद का मत सोचो. Don't be selfish. It is your job to give your client the priority. तो पहले क्लाइंट के इंटरेस्ट के सोचो, क्लाइंट का पैसा उसमें इन्वेस्ट करो, एंड बाद में अगर तुमको खुद का करना है तो तुम खुद का करो. एंड लास्ट, इवन आफ्टर गेटिंग द क्वालिफिकेशन और डिग्री, अ फोकस ऑन कंटिन्यूइंग एजुकेशन. मतलब कि हर एक प्रोफेशन में ये होता है कि अगर आपने डिग्री और क्वालिफिकेशन ले भी लिया, उसके बाद भी तुमको कंटिन्यूइंग एजुकेशन. इसका मतलब क्या है? तो सी, इफ टुडे लेट्स से आई एम स्टडीइंग सीएफए लेवल 1, 2 एंड 3, कल उठ के देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट रिलेटेड टू फाइनेंस,
अब आज जैसे यू मस्ट हैव हर्ड दीज टर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर मशीन लर्निंग है, फिनटेक, ऑल दीज टर्म्स ये हम अभी-अभी पढ़ रहे हैं। कोई बंदा जो सीएफए बना रहेगा, सीएफए क्वालिफाई किया रहेगा इन 2005, अब उसको 2020, 2021 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह नहीं समझेगा। So for that, continuing education is important. So that person will attend seminars, webinars, अलग-अलग online courses करेगा and then he will learn. So always continuing education होता है। वो education डिग्री मिली तब तक नहीं होता, उसके बाद भी होता है। Learning will never stop. Next topic है, describe the need for high ethical standards in investment management. मतलब आप कभी भी किसी का पैसा मैनेज करते हो तो व्हाई आर दीज एथिकल स्टैंडर्ड्स नीडेड? देखो, व्हाई एक्ट एथिकली, दैट इज द हेडलाइन. First reason is investment managers are entrusted with their clients' wealth and are responsible to protect and grow the client's assets. अगर आपके पास कोई क्लाइंट पैसा छोड़ के गया है तो आपका ड्यूटी बनता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो वेल्थ को आप मैनेज करो एंड ग्रो इट. ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जिससे रिटर्न्स अच्छा है. Investment advice and management are intangible products, making quality and value received more difficult to evaluate. इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड मैनेजमेंट जो आप किसी को एडवाइस देते हो वगैरह, दैट इज इनटेंजिबल. वो वो कोई देख नहीं सकता, वो कोई फील नहीं कर सकता. इट इज जस्ट इनटेंजिबल. अगर तुमने बोला एंड वो सच में हुआ, देन इट इज वैल्यूएबल, अदरवाइज इट इज नॉट. So these advisory services or management services are usually intangible. अब उसका तुम कैसे चेक करोगे, whether the quality is very good or the value which I have received is very good. So it is very difficult to judge. अभी कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट में, if you watch any channel on TV, कोई ना कोई बोलेगा कि you buy this stock, ये तुमको इतना रिटर्न देगा. नाउ रिटर्न दिया नहीं दिया, दैट इज सेकेंडरी. हाउ डू यू इवेल्युएट कि उसने जो बोला है दैट इज टॉप क्वालिटी और इट इज वेरी मच वैल्यूएबल? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू दैट. हेंस यू कैन बैट अ लॉन्गर इनिंग्स बाय एक्टिंग इन एन एथिकल मैनर. अगर आप सब कुछ एथिकली करते हो, प्रॉपरली करते हो, इफ यू आर अ गुड पर्सन एंड इफ यू थिंक अबाउट योर क्लाइंट, अगर सब कुछ अच्छा किया है तो आप लंबे टिके रहोगे. यू विल बैट अ लॉन्गर इनिंग्स, मतलब यू विल बी इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, यू विल डू गुड. तो जस्ट बी गुड, बी एथिकल एंड फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स जो अपन सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाला है. यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑल दिस. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू एक्ट इन एन एथिकल मैनर. अगर तुमने एथिकल मैनर में एक्ट नहीं किया तो क्या क्या होगा? पहला, डैमेज इज द क्लाइंट वेल्थ. क्लाइंट के पैसे का वाट लग जाएगा. लिटरली यू विल इन्वेस्ट दैट क्लाइंट्स मनी इन, लेट्स से, कोई आलतू फालतू स्टॉक. आजकल येस बैंक जो है वो थोड़ा पेनी स्टॉक टाइप में आ चुका है. नॉट अ पेनी स्टॉक एग्जैक्टली, बट प्राइस के हिसाब से यस, इट इज वेरी चीप एंड बहुत फ्लक्चुएशन वगैरह होता है. वोडाफोन आइडिया करके एक कंपनी है. तो ऑल दीज कंपनीज आर वेरी रिस्की. तो योर क्लाइंट माइट लूज अ लॉट ऑफ मनी देयर. तो इफ यू डोंट एक्ट एथिकली तो शायद आपके क्लाइंट का पैसा बर्बाद हो सकता है. impedes the success of investment firms. What is impede? Impede का मतलब होता है basically it will destroy the success. अगर तुम एक अच्छी कंपनी हो, एक अच्छा फर्म हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, तुम्हारा वाट लग सकता है इफ यू डोंट एक्ट इन एन एथिकल मैनर. कल उठ के अगर तुमने कोई चीज इलीगल कर दिया तो तुम्हारे फर्म का बैड पब्लिसिटी हो जाएगा एंड यू विल बी ब्लैक लिस्टेड. कोई आपके पास आएगा ही. सो इट विल डिस्ट्रॉय योर सक्सेस. It makes it difficult for businesses to raise funds since investors may not trust the financial intermediaries, ultimately affecting the growth. इसका मतलब क्या है? तो जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि जो आप, लेट्स से, आफ्टर क्वालिफाइंग सीएफए यू मे बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजर और एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वगैरह. तो आप लोग जो इंटरमीडियरीज हो, अगर आप लोगों ने सब क्लाइंट्स को बोला कि आप ऐसी कंपनीज, वोडाफोन आइडिया वगैरह कंपनीज में डाल दो पैसा एंड दे मे मेक अ लॉस. ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स ने अगर लॉस किया, दे वोंट ट्रस्ट यू. एंड अगर ऐसे इंटरमीडियरीज जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वगैरह है, ब्रोकर्स वगैरह है, अगर उनको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा तो कंपनीज कैपिटल कैसे रेज करेगी मार्केट में? द कंपनीज वांट मनी एंड इन्वेस्टर्स हैव द मनी. If investors don't trust these middlemen, then how will the company raise funds? It will be very difficult. Consequently, it increases the cost of capital
of funds to be raised by businesses, since they may need to pay higher returns to the investors to rebuild the trust. Now, this is very important. See, in the third point, what we studied, कि लोगों का trust नहीं रहेगा. They won't trust you and they won't give their money to you. Now, how will you rebuild the trust? उनको ज़्यादा returns देके. Earlier, if my company, let's say my company had issued bonds and it was paying, let's say 8% per annum. 8% पर annum दे रहा था कंपनी, एंड जो बीच में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वगैरह है उन्होंने लेट्स से कोई गलत एडवाइस दे दिया रहेगा, जिसके वजह से अब इन्वेस्टर्स मेरे बॉन्ड्स में पैसा नहीं डाल रहे. व्हाट विल आई हैव टू डू? आई विल हैव टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, लेट्स से 10% कर दूंगा. अब थोड़े लोग शायद इन्वेस्ट करने आएंगे. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गया. कैपिटल मतलब क्या? द फंड्स विच आई नीड. तो अब मुझे फंड्स रेज करना है तो मुझे 8% के बदले 10% पे करना पड़ रहा है. सो माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज इंक्रीज्ड, बिकॉज इन्वेस्टर्स जो रहेंगे दोज विल थिंक कि दे आर टेकिंग मोर रिस्क, एंड जब भी कोई ज्यादा रिस्क लेता है तो उनको रिटर्न ज्यादा देना पड़ता है. सो आई विल हैव टू गिव, लेट्स से एग्जांपल, 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उनको. So these are the consequences of failure to act in an ethical manner. Then next topic is explain professionalism in investment management. जब भी तुम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करोगे, मतलब लोगों का पैसा संभालोगे, मैनेज करोगे, what is exactly professionalism in that sense? तो देखो, ethical principles are of great importance because clients often do not have significant knowledge about financial securities, fee structures, or sources of potential bias in investment recommendations. This is a very important point. Understand ये point में क्या लिखा है. Ethical principles क्यों important है? Because आपके clients को, often your clients don't have significant knowledge about financial securities. आपके क्लाइंट्स को शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह का नॉलेज नहीं होगा, फी स्ट्रक्चर्स का नॉलेज नहीं होगा, एंड सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल बायस का नॉलेज नहीं होगा. नाउ व्हाट आर दीज थ्री? आई विल गिव यू थ्री एग्जांपल्स. पहला तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, वेरी इजी. योर क्लाइंट्स डोंट नो कि शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, या कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह, या बॉन्ड्स अच्छा है या शेयर्स अच्छा है, दे माइट नॉट नो. तो दैट इज दिस. सेकेंड है फी स्ट्रक्चर. Now, what is the fee structure? See, normally portfolio managers जो होते हैं वो लोग fees charge करते हैं. Similarly, if let's say you are going through a mutual fund, तो mutual fund वाला भी fees charge करता है. All these intermediaries will charge a fee. Now they don't know about this fee. पहले में क्या देखा? They don't know about financial securities. Now they don't know about the fees. And third, they might not know about potential bias. Bias का मतलब क्या होता है? Impartiality. अब इसमें क्या होगा? तो normally this happens in practical life. म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना, वो लोग अपने जो एजेंट्स होते हैं उनको कमीशन देते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ म्यूचुअल फंड, उसके बाद आता है एक एजेंट, एंड उसके बाद आता है आपका क्लाइंट. ये एजेंट हो तुम, यू आर दिस एजेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोलो या वट एवर. क्लाइंट गिव्स यू द मनी एंड यू विल गिव इट टू द म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड तुमको कमीशन देगा. दिस इज योर इनकम. तुमको कमीशन मिलेगा फ्रॉम द म्यूचुअल फंड. एवरी ईयर तुमको थोड़ा थोड़ा कमीशन मिलेगा. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल बायस? बायस मतलब इम्पार्शियलिटी. यू आर बीइंग इम्पार्शियल. कैसे? इफ देयर इज अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड होगा ना, तो वो तुमको कितना कमीशन देगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट विल गिव यू 1% कमीशन इफ इट इज अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड. अगर एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं है, इफ इट इज अ बैड म्यूचुअल फंड, या नॉट बैड बट लेट्स से इट इज अ रिस्की म्यूचुअल फंड, तो वो तुमको कमीशन देगा लेट्स से 2%. जस्ट एन एग्जांपल. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अच्छा म्यूचुअल फंड होता है ना, उसमें बहुत लोग इन्वेस्ट करने आते ही है, तो वो कमीशन कम देगा. बट रिस्की म्यूचुअल फंड है तो बहुत कम लोग उसमें इन्वेस्ट करने आते हैं. सो दैट इज वाई जो भी एजेंट्स क्लाइंट्स का पैसा ये रिस्की वाले में डालेंगे, रिस्की वाले में डाइवर्ट करने का ट्राई करेंगे, उनको 2% मिलेगा कमीशन. अगर तुम एजेंट हो एंड अगर तुमने ये 2% वाला स्कीम चिपकाया क्लाइंट को, तो यू माइट बी अनएथिकल. तुम अनएथिकल क्यों हो? क्योंकि तुम इम्पार्शियल हो, तुम खुद का सोच रहे हो. यू वांट दिस 1% एक्स्ट्रा कमीशन ईयर. उसके वजह से तुम्हारे क्लाइंट का पैसा खतरे में जा रहा है, बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग इन अ रिस्की म्यूचुअल फंड. सो दिस इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल बायस. मतलब कि यू आर बीइंग इम्पार्शियल. तुम अपना खुद का सोच रहे हो, क्लाइंट का नहीं सोच रहे हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बायस.
बिकॉज इसमें क्या होता है, यू आर नॉट बीइंग रैशनल. अगर कोई अच्छा बंदा होता तो वो क्या बोलता कि तुम सेफ वाले में डालो जिसमें मुझे सिर्फ 1% का कमीशन मिल रहा है. बट अगर तुम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हो एंड नॉट सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर यू आर बीइंग अनएथिकल. Currently, some finance professionals या financial professionals are held to a suitability standard while others are held to a fiduciary standard. Now, what is suitability and what is fiduciary? तो उसके लिए next slide पे मैंने लिखा है. What is suitability standard? The suitability standard refers to the match between client return requirements and risk tolerances and the characteristics of securities recommended. तीन चीज के बीच में मैच है. कौन सा तीन चीज? पहला है रिटर्न रिक्वायरमेंट्स, मतलब उसको कितना रिटर्न चाहिए. रिस्क टॉलरेंस, कितना रिस्क लेने को तैयार है. एंड सिक्योरिटीज तुमने कौन सा रेकमेंड किया. ये सब के बीच में मैच होना चाहिए. इट शुड बी सूटेबल फॉर द क्लाइंट. एग्जाम्पल, if the client wants to take very low risk and wants fixed returns. देखो अपन ने क्या देखा, ये रिटर्न रिक्वायरमेंट्स है, इसमें फिक्स्ड लिख दिया. एंड जो रिस्क टॉलरेंस है दैट इज लेट्स से लो. अब तुम उसको कौन सा सिक्योरिटी रेकमेंड करोगे? यू कैंट रेकमेंड हिम एनी रिस्की इक्विटी स्टॉक. रादर उसको फिक्स रिटर्न चाहिए एंड लो रिस्क लेना है, तो उसको रिस्क फ्री या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सजेस्ट करो. जैसे कि यू कैन रेकमेंड यूएस ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. नाउ वी आर स्टडीइंग फ्रॉम यूएस पॉइंट ऑफ व्यू ना. अगर इंडिया होता तो यहाँ पर भी टी बिल्स चलता है, गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल्स होता है. वैसे यूएस में भी ट्रेजरी बिल्स होता है. You will learn more about US Treasury bills वगैरह वगैरह in equity, fixed income, portfolio management वगैरह वगैरह. बट अभी के लिए इतना समझो, these are risk free securities. मतलब इसमें तुमको फिक्स्ड परसेंटेज मिलेगा एंड रिस्क इज ऑलमोस्ट जीरो. तो ये होता है सूटेबिलिटी स्टैंडर्ड. मतलब आपको ये फॉलो करना है कि क्लाइंट को रिस्क कितना लेना है, रिटर्न कितना चाहिए, एंड देन रेकमेंड अ सिक्योरिटी. What is a fiduciary standard? Fiduciary standard is stronger, requiring the professionals to use their knowledge and expertise to act in the best interest of the client. इसका मतलब क्या है? सुटेबिलिटी जो था ना, उसमें सिर्फ इतना ही तुमको देखना था, रिस्क कितना, रिटर्न कितना, एंड अकॉर्डिंगली रेकमेंड करना है सिक्योरिटी. बट फिडुशरी स्टैंडर्ड जो होता है, इट इज मच मोर देन दैट. फिडुशरी में सिर्फ तुमको इतना ही नहीं करना है दैट यू हैव टू रेकमेंड अ सिक्योरिटी. इट इज मच मोर देन दैट. यू हैव टू यूज योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट. मतलब चाहे कोई भी चीज हो, जो भी तुम करो, you have to act in the best interest of your client. In the second chapter, you will again study a point on this part. How will you act in the best interest of the client? So let's say I'll just give you one example. IPO आ रहा है, for example. IPO जब भी आता है, initial public offering, that is when company is raising capital from the market for the first time. पहली बार नए नए पब्लिक इन्वेस्टर्स को चांस मिलता है इन्वेस्ट करने का वो कंपनी में. Let's say the company wants to raise 100 crore एंड उसको जो एप्लीकेशन मिले हैं, मतलब कि इन्वेस्टर्स जब भी अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, तो दे रिसीव्ड एप्लीकेशंस वर्थ 150 करोड़. मतलब 100 करोड़ रेस करना है बट 150 करोड़ के एप्लीकेशन है. तो व्हाट विल आई हैव टू डू? ये 150 करोड़ में से मुझे 50 करोड़ रिफंड करना पड़ेगा लोगों को. 50 करोड़ जो है वो माइनस कर दो, इसमें से रिफंड कर दो लोगों को, एंड 100 करोड़ जो आया है उसके अगेंस्ट शेयर दे दो. अब ये जो 100 करोड़ है वो कैसे डिसाइड करूं? आउट ऑफ दिस 150 करोड़ कौन से इन्वेस्टर्स को मैं रिफंड दूं, कौन से इन्वेस्टर्स को मैं शेयर्स दूं, दैट विल मैटर. सो देयर यू नीड टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस आईपीओ. 150 करोड़ में तुम्हारा भी पैसा गया है, क्लाइंट का भी पैसा गया. एंड इफ यू हैव द ऑप्शन, तुमको सिलेक्ट करना है कि कौन से इन्वेस्टर्स को शेयर्स दो एंड कौन से को रिफंड दो. तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने क्लाइंट को दो, अपने क्लाइंट को शेयर्स अलॉट करो. फिर अगर बचता है जगह तो तुम खुद खुद को अलॉट करो. दैट इज हाउ यू विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट. तो ये सब भी तुमको देखना पड़ेगा. दैट इज अ फिड्यूशरी स्टैंडर्ड. फिड्यूशरी का मतलब ही वो होता है कि तुम्हारा ड्यूटी जो है वो बहुत ही बड़ा है टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स एंड नॉट जस्ट रिलेटेड टू दिस सिक्योरिटीज रिकमेंडेशन. सो इट इज अ मच मोर वाइडर टर्म. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द चैलेंजेस टू एथिकल बिहेवियर. एथिकल बिहेवियर करने के लिए तुमको है ना बहुत लोग रोकेंगे, बहुत लोग टांग अड़ाएंगे. व्हाट आर दोस चैलेंजेस? कैसे ये चैलेंजेस बीच में आएंगे एंड देन हाउ विल यू ओवरकम, वो देखना है. सो लेट्स से यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसे सोचो कि तुम जॉब कर रहे हो
एंड ये 3-4 पॉइंट तुम्हारे सामने है. दीज आर यूजुअली द डिफिकल्टीज. जैसे कि पहला है, प्रोफेशनल्स टेंड टू ओवररेट देयर एथिकल क्वालिटी ऑफ बिहेवियर. मतलब लोगों को लगता है कि यार आई एम ऑलवेज राइट. ओवररेट का मतलब क्या होता है? आई एम ऑलवेज राइट. दे विल ऑलवेज ओवररेट. मतलब क्या, अगर मैंने कोई चीज किया ना तो मैं बड़ा चढ़ा के बोलूंगा अरे हाँ मैंने तो बहुत सही किया. खुद के ही पीठ पे वो लोग थपथपाते हैं. सो दैट कैन बी वन प्रॉब्लम हियर. सेकेंड है, एक्सटर्नल और सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस are an important determinant of ethical behavior. For example, social pressure from others. एक्सटर्नल या सिचुएशनल का मतलब क्या होता है कि सोशल प्रेशर फ्रॉम अदर्स रहेगा ना तो यू माइट टेंड टू डू समथिंग अनएथिकल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ कैजुअल एग्जाम्पल समझो. इफ देर आर 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स में से एक लड़का जो है ही माइट नॉट बी ड्रिंकिंग, बट 4 लोग ड्रिंक करते हैं. तो जो 4 लोग ड्रिंक कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इन्फ्लुएंस करेंगे फिफ्थ वाले को कि भाई तू भी ड्रिंक कर. आई एम टॉकिंग अबाउट मिल्क, बट ठीक है जो भी समझना है वो. तो पांचवा वाला बंदा शायद पी लेगा. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कि अगर तुम जॉब कर रहे हो, 4 लोग कोई गलत चीज कर रहे हैं, तुम भी उसमें पड़ जाओगे. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल और सिचुएशनल इन्फ्लुएंस. सो दैट कैन लीड टू अनएथिकल बिहेवियर. नेक्स्ट है लॉयल्टी टू योर एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, co-workers can cause individuals to act in unethical ways as they place more importance on their self-interest and short-term results than on longer-term results. इसका मतलब क्या है? Understand, I'll give you an example. Let's say you are working as an analyst in this company called SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तुम एक एनालिस्ट हो. एनालिस्ट का काम क्या है? तो बेसिकली तुमको अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करना है फ्रॉम द बैलेंस शीट. एसबीआई के ही बैलेंस शीट से तुम रेशियोज कैलकुलेट करके पब्लिक कर दोगे. यू विल पब्लिश इट ऑनलाइन, यू विल पब्लिश इट एंड सेंड इट टू न्यूज चैनल्स वगैरह वगैरह. एसबीआई का लेट्स से डेट टू इक्विटी रेशियो अपने को देखना है. कितना डेट बोरो किया है ये बैंक ने, डिवाइड बाय कितना कैपिटल है उसके पास. नाउ इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई एंड समझो यू आर वेरी मच लॉयल टू एसबीआई, मतलब एसबीआई तुम्हारा बॉस जो बोलेगा ना तुम वही करोगे. तुम्हारे बॉस ने बोला कि ये जो डेट इक्विटी रेशियो है ना वो एक्चुअल में हमको दिख रहा है 1.5, मतलब 1.5 डिवाइड बाय 1. मतलब कि अगर 1 रुपए का कैपिटल है तो 1.5 रुपीज का डेट है. और इन अदर वर्ड्स आई कैन से अगर 1000 करोड़ का कैपिटल है तो 1500 करोड़ का डेट है ये कंपनी में. दिस इज एक्चुअल, ठीक है. बट तुम्हारा जो मैनेजर है वो तुमको बोलता है कि ये है ना पब्लिक को बुरा लगेगा, पब्लिक को लगेगा कि यार डेट इतना ज्यादा है इक्विटी से. तो वो आपको बोलता है, आपका बॉस आपको बोलता है कि ये डेट इक्विटी रेशियो को है ना तू 0.5 डिवाइड बाई 1 दिखा दे. मतलब कि जो न्यूमरेटर में डेट है, जो बोरोइंग्स है बैंक का, वो कम दिखा दे ताकि लोगों को लगेगा कि अरे हाँ ये तो बहुत सही बैंक है. इफ यू आर वेरी मच लॉयल टू एसबीआई, मतलब कि तुम्हारे बॉस को तुम वेरी मच लॉयल हो, तो तुम ये कर दोगे शायद. अगर तुमने ये किया ना तो वो तुमको बोनस देगा, प्रमोशन करेगा वगैरह वगैरह. इफ यू फॉल फॉर दिस, अगर तुमने ये गलत चीज की तो तुम अनएथिकल चीज कर रहे हो. तो यू मे प्लेस मोर इम्पोर्टेंस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब खुद का तुम सोच रहे हो यहाँ पर कि तुमको यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलेगा कि यू विल गेट अ बोनस वगैरह वगैरह, पर उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है. पब्लिक का पैसा ये बैंक में लगा है. पब्लिक को अगर रियल पिक्चर नहीं दिखाया ना तुमने तो इट माइट बी अ ट्रबल. आगे जाके शायद कोई बड़ा फ्रॉड होता रहेगा एंड यू माइट गेट द ब्लेम कि तुमने ये गलती किया था देखो. सो दिस कैन ऑल्सो बी अनएथिकल. नेक्स्ट है द प्रोस्पेक्ट ऑफ acquiring more money or greater prestige can cause individuals to engage in unethical behavior. अगेन यही जो मैंने एग्जांपल दिया ना, यहाँ पर तुमको यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तो वो अक्वायरिंग मोर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुमने कोई काम किया तो यू माइट गेट इनटू अनएथिकल वेज. तो दीज आर द 3 to 4 पॉइंट्स जो वे से तुम अनएथिकल लाइन में शायद घुस जाओ. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स. नाउ ये चैप्टर का यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर तुमको ये समझ गया तो आगे सेकेंड चैप्टर में बहुत इजी हो जाएगा काम. सो एथिकल एंड लीगल क्या दोनों सेम होता है?
अनएथिकल एंड इलीगल, क्या ये दोनों सेम होता है? द आंसर इज नो. एथिकल, लीगल, अनएथिकल, इलीगल, ऑल आर डिफरेंट. देखो, फर्स्ट पॉइंट बोलता है नॉट ऑल अनएथिकल एक्शंस आर इलीगल एंड नॉट ऑल इलीगल एक्शंस आर अनएथिकल. मतलब जो अनएथिकल है वो शायद इलीगल नहीं है, एंड जो इलीगल है वो शायद अनएथिकल नहीं है. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल देखो, इट मे बी इलीगल टू रिपोर्ट एम्प्लॉयर्स एक्शंस against the best interest of the clients by sharing what is considered private company information with authorities, but doing so may be considered as ethical whistleblowing behavior. इसका मतलब क्या है समझो. तुम्हारे एम्प्लॉयर का कोई भी चीज बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते. आप जब भी जॉब करोगे, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज करके एक चीज होता है. व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज? मतलब कि ये कंपनी का इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाना चाहिए. कंपनी में जो भी हो रहा है वो कंपनी में रखो, बाहर मत जाने दे. ओके, नाउ इफ यू कम टू नो कि तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है वो एक फ्रॉड कर रहा है. अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर जो है वो एक फ्रॉड कर रहा है एंड तुमने क्या किया, बाहर जाके अथॉरिटीज को बता दिया. अथॉरिटीज मतलब क्या? लेट्स से तुम एक लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अथॉरिटी होगा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अगर तुम इंडिया में हो तो, यूएस में होगा तो SEC होगा, सेक. सेक स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. यहाँ पर बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे वहां पर कमीशन. तो आप ये अथॉरिटीज को जाके बोल दोगे. इसको हम बोलते हैं विसल ब्लोइंग. विसल ब्लोइंग मतलब सीटी बजाना नहीं, विसल ब्लोइंग मतलब बैंड बजाना. किसी ने अगर कोई चीज गलत किया है तो आप डायरेक्टली अथॉरिटीज के पास जाके रिपोर्ट कर दोगे, देखो यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है. अब एक बात बताओ, तुम जब भी ये कंपनी में जॉब लेने आए थे, व्हेन यू जॉइंड एज एन एम्प्लॉय, तुमने एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज साइन किया था कि तुम इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दोगे, बट तुमने यहाँ पर दिया ना, तो दैट माइट बी इलीगल. माइट बी इलीगल क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, बट इट इज एथिकल. मतलब तुमने सही चीज किया इवन दो तुमने कुछ इलीगल किया. तो यस, ब्रीचिंग अ कॉन्फिडेंशियलिटी माइट बी इलीगल बट इट इज एथिकल, क्योंकि वो विसल ब्लोइंग जो होता है दैट इज एथिकल. तो आपने अच्छा किया इन शॉर्ट. एक और एग्जांपल, recommending investment in a relative's company without disclosure may not be illegal but would be considered as unethical by many. अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम, आई कैन कंसिडर एनी कंपनी, लेट्स से मोतीलाल ओसवाल. मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड, दिस इज द नेम. मोतीलाल ओसवाल में लेट्स से आई एम एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, या लेट्स से पोर्टफोलियो मैनेजर. मेरा काम क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजर का काम क्या है? मुझे मेरे क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्ट करना है आगे. अगर मैं मेरे क्लाइंट्स का पैसा मेरे ही रिलेटिव के कंपनी में डालूं तो इट इज नॉट इलीगल, सी इट इज अलाउड. ऐसा ना नहीं बोला है कि मेरे ही रिलेटिव के कंपनी में मैं नहीं डाल सकता, दैट इज अलाउड. इट मे नॉट बी इलीगल बट इट इज अनएथिकल. एंड बहुत लोग इसको अनएथिकल मानते हैं. क्यों अनएथिकल मानते हैं? बिकॉज शेयर मार्केट में क्या होता है, वेन एवर यू बाय शेयर्स, बहुत जब भी डिमांड ज्यादा होता है ना, व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मतलब बहुत लोग बाय करने आ रहे हैं, तो द प्राइस विल गो अप, प्राइस शूट्स अप. अगर तुमने तुम्हारे रिलेटिव के कंपनी में ऐसा एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन किया लोगों को कि हाँ ये कंपनी में तुम पैसा डालो, सब लोग वो कंपनी के शेयर्स बाय करने जाएंगे एंड द प्राइस माइट इंक्रीज. तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पता है? यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मैनिपुलेट. ऐसा नहीं बोल रहा यू आर एग्जैक्टली मैनिपुलेटिंग, बट यू माइट ट्राई टू मैनिपुलेट बाय डूइंग दिस. तुम क्या कर रहे हो? अपने ही रिलेटिव की कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज करवाने का ट्राई कर रहे हो by telling your clients to buy that relative's company's shares. So it might be unethical by some companies. It might be considered as unethical by some companies, not all. But yes, ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो this is not illegal, but it may be unethical. तो तुम्हारे जो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होगा ना कंपनी के, अगर उसमें ऐसा लिखा होगा कि आप अपने रिलेटिव की कंपनी का रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, फिर भी अगर आपने दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा? अनएथिकल हो जाएगा. एक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये भी सेकेंड चैप्टर में कवर होने वाला है. What is civil disobedience? तो example, protest against pollution causing industries or trespassing. ये क्या होता है? तो you will study in second chapter, but मैं अभी वो example बोल देता हूँ कि एक बंदा है, वो बंदे को है ना ऐसी कंपनी से नफरत है
विच कंपनीज एक्चुअली पॉल्यूट द एनवायरमेंट। तो एक समझो एक केमिकल की फैक्ट्री है और वो लोग क्या करते हैं, वेस्ट केमिकल्स को पानी में डाल देते हैं। नाउ दिस गाय इज वेरी मच फेड अप ऑफ दैट, तो वो क्या करता है, वो इंडस्ट्री जो रहेगा ना, फैक्ट्री जो रहेगा उसमें घुस गया। दैट इज कॉल्ड एज ट्रेस पासिंग। ट्रेस पासिंग मतलब क्या होता है, किधर भी घुस जाने का विदाउट परमिशन। तो वो ये फैक्ट्री में घुस गया विदाउट परमिशन एंड ही स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग थिंग्स। अब ये जो ट्रेस पासिंग है वो इलीगल है, करेक्ट? दैट इज इलीगल, वो तो कंफर्म है इलीगल है। बट इट मे बी कंसिडर्ड टू बी एथिकल बिहेवियर। क्यों एथिकल बिहेवियर? क्योंकि एनवायरमेंट का अच्छा सोच रहा है ना ये। मतलब कि व्हाट ही इज डूइंग, ही इज थिंकिंग गुड अबाउट द एनवायरमेंट, तो उसके लिए ये एथिकल होगा। बट इलीगल चीज कर दिया उसने, मतलब एक अच्छे काम के लिए उसने कुछ बुरा कर दिया। सो यस, ऐसा भी चीज हो सकता है कि कोई चीज इलीगल है बट इट मे बी एथिकल फॉर सम पीपल। सो इट इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग। सी, ऐसा नहीं है कि जो भी एथिकल है वो लीगल है कंपलसरी, या जो भी अनएथिकल है वो इलीगल है कंपलसरी, नहीं। यू सीन दीज थ्री एग्जाम्पल्स। वापस तीनों का रिकैप देता हूँ। पहले वाले में क्या देखा हमने? पहले वाले में कोई फ्रॉड हो रहा है, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच किया एंड अथॉरिटीज को जाके बोल दिया। दैट माइट बी इलीगल बिकॉज यू ब्रोक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट वो एथिकल है, एथिकल विसल ब्लोइंग है। सेकेंड वाले में क्या देखा? तुम अपने ही रिलेटिव के कंपनी में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो। ना, दिस इज नॉट इलीगल, चलता है ये, बट इट माइट बी अनएथिकल। कोई कोई कंपनी जिसको अनएथिकल मानती है। सिमिलरली लास्ट वाला सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कोई पोल्यूशन कर रहा है, तुमने नारा लगाया, प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, उसके फैक्ट्री में घुस गए, डिस्ट्रॉय वगैरह कर दिया, ना दैट इज इलीगल, बट इट माइट बी एथिकल फॉर सम पीपल। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एथिकल और लीगल हमेशा होगा, नॉट नेसेसरी। इलीगल अनएथिकल हमेशा होगा, नॉट नेसेसरी। Ethical principles often set a higher standard of behavior than laws and regulations. कभी भी याद रखना, laws and regulations होता है ना, उसमें स्पेसिफिक थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिखा होता है, बट एथिकल प्रिंसिपल्स है ना, उससे थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड सेट करता है। मतलब कि हाउ विल यू बिहेव, डायरेक्टली उसके ऊपर ये कमेंट करता है। सो एथिकल प्रिंसिपल्स जो होता है ना, वो एक वास्ट टर्म है कंपेयर टू लॉज एंड रेगुलेशंस। Also, in general, ethical decisions require more judgment and consideration of impact of the behavior on many stakeholders as compared to legal decisions. इन शॉर्ट, मैं सिंगल वर्ड्स में ऐसा बोल सकता हूँ कि एथिकल चीजें होती है या एथिकल डिसीजंस जो होता है, दोज रिक्वायर मोर जजमेंट देन लीगल डिसीजंस। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से एथिक्स जो है, इट इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट कंपेयर्ड टू लॉ। तो व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज नॉट एथिकल, ये बहुत डिबेटेबल होता है। बट लॉ में क्या होता है, तो लॉ में एक एक्ट बना दिया, एक सेक्शन लिख दिया, वो सेक्शन में जो लिखा है अगर वो किया तो यू माइट बी सेफ, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो तुमको पेनल्टी लगेगी। लॉ इंटरप्रिटेशन इज वेरी इजी, बट एथिकल इंटरप्रिटेशन बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इज वेरी मच डिबेटेबल। न्यू लॉज and regulations often result from recent instances of what is perceived to be unethical behavior. मतलब कोई भी चीज अगर अनएथिकल वे में होती है ना, तो उसके बाद एक लॉ आता है। जैसे इंडिया सेबी एक्ट 1992 आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम जो है, यू शुड डू सम रिसर्च अबाउट दैट। वेरी वेरी बैड स्कैम फॉर द कंट्री। बहुत उसका साइड इफेक्ट्स वगैरह आया था। उसने बहुत सही एक स्कैम किया था, दिमाग यूज करके स्कैम किया था। नाउ बिकॉज ऑफ दैट स्कैम 1992 में ये स्कैम ओपन हुआ था एंड 1992 में सेबी एक्ट करके आ गया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। मतलब के पहले कोई चीज अनएथिकल हुई, ये अनएथिकल बिहेवियर में, मतलब ये हर्षद मेहता का स्कैम, एंड उसके बाद एक न्यू लॉ आया। न्यू लॉ कौन सा? तो यही सेबी एक्ट। तो नॉर्मली ये होता है, अनएथिकल चीजों के बाद लॉज आ जाते हैं नए नए। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट अनएथिकल बिहेवियर एज पीपल ट्राई फाइंडिंग लूप होल्स। मतलब एक नया लॉ आया ना, उसके बाद भी लोग अनएथिकल चीजें करेंगे, दे विल ट्राई टू फाइंड लूप होल्स एंड और फ्रॉड करने का ट्राई करेंगे। सो इट इज अ विशियस सर्कल। पहले तुमने कोई चीज अनएथिकल किया, फिर एक नया लॉ आया, एंड बाद में नए लॉ आने के बाद भी लोग और लूप होल्स फाइंड करेंगे यहाँ पर, एंड दे विल ट्राई टू डू सम फ्रॉड अगेन। सो इट्स अ विशियस सर्कल। हाउ टू एक्चुअली अप्लाई अ फ्रेमवर्क? अगर तुमको डिसीजन मेकिंग करना है एथिकल वे में,
तो ये वाला टॉपिक उसके लिए है। डिस्क्राइब एंड अप्लाई अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ विल यू अप्लाई, तो ये इतना 4 पॉइंट तुमको देखना है। 4 पॉइंट क्या है? तो पहला, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फैक्ट्स, स्टेक होल्डर्स, ड्यूटीज ओड, एथिकल प्रिंसिपल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या बोला, वापस बोलूंगा। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फैक्ट्स, मतलब तुम कोई चीज करने वाले हो, वेदर इट इज गुड और बैड, उसके लिए पहले वो केस, वो सिचुएशन को समझो, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ दैट केस। स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो, अगर तुमने ये डिसीजन लिया तो किसको अफेक्ट होगा, तुमने ये डिसीजन लिया तो किसको अफेक्ट होगा, ऐसे आइडेंटिफाई करो अपने स्टेक होल्डर्स। ड्यूटीज ओड, तुम्हारा ड्यूटीज क्या क्या है, तुमको क्या क्या ड्यूटी करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, वो आइडेंटिफाई करो। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, दैट यू शुड नो। एंड क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली लेट्स से यू आर अ शेयर होल्डर इन रिलायंस, तुम खुद एक शेयर होल्डर हो रिलायंस के, एंड तुम अपने क्लाइंट्स को भी बोल रहे हो कि भाई तू भी रिलायंस बाय कर। नाउ दिस इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि तुम खुद का इंटरेस्ट रख रहे हो, पहले तुमने बाय किया है ना रिलायंस, इसके लिए तुम सारे क्लाइंट्स को बोलोगे रिलायंस बाय करें, ताकि रिलायंस का डिमांड बढ़े और प्राइस बढ़े। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तुमको डिस्क्लोज करना पड़ता है सबको। इफ यू वॉच CNBC TV 18, तो कभी भी कोई भी एनालिस्ट कोई टिप देता है ना कि बाय रिलायंस या बाय टाटा वगैरह, तो नीचे एक छोटा सा डिस्क्लोजर आता है दैट आई एम एन एनालिस्ट एंड आई डोंट होल्ड एनी पोजिशन इन दिस स्टॉक, या आई एम एन एनालिस्ट एंड आई होल्ड सम पोजिशन इन दिस स्टॉक, ताकि लोगों को पता चले कि ये एग्जैक्टली जो रिकमेंडेशन दे रहा है, क्या वो खुद यहाँ पर शेयर्स होल्ड कर रहा है या ये हमको सिर्फ लेने बोल रहा है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज, ये फैक्ट्स, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, मेरा ड्यूटीज क्या क्या है, ये सब मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगा। देन आई हैव टू कंसिडर सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। इफ यू रिमेंबर, अपन ने पहले देखा था ये सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस में मैंने एग्जांपल दिया था कि 4 फ्रेंड्स अगर ड्रिंक कर रहे हैं, पांचवा भी ड्रिंक कर लेगा, ऐसा कोई प्रेशर वगैरह आ रहा है क्या, तो पहले ये कंसिडर करो। फिर टेक एडिशनल गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स और लीगल डिपार्टमेंट ऑफ योर कंपनी, एंड ऑल्सो थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्शन। ऑल्टरनेटिव एक्शन तुम क्या ले सकते हो वो भी सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मेक अ केस, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना वो डेट इक्विटी रेशियो वाला, वही यहाँ पर हम केस को वापस कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से योर बॉस हैज आस्क्ड कि तुम जो डेट इक्विटी रेशियो है, एक्चुअल में जो 1.5/1 था, उसको 0.5/1 कोट कर दो। वो तुमको बोल रहा है कि तुम मिस रिप्रेजेंट करो, तुम ये नंबर्स को ऐसे लिखो 0.5/1, ठीक है, विच इज बैड। तो पहले तुम क्या करोगे, यू विल आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स मतलब क्या? अब फैक्ट यही है ना कि 1.5/1 होना चाहिए था। स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो, अगर मैंने 1.5/1 डेट टू इक्विटी रेशियो के बदले 0.5/1 लिखा, तो किसको किसको अफेक्ट होगा? तो शेयर होल्डर्स को यहाँ पर अफेक्ट होगा, मे बी वो बैंक आगे जाके कोई फ्रॉड हो तो अपने कस्टमर्स को अफेक्ट होगा। दीज आर द स्टेक होल्डर्स। व्हाट आर माई ड्यूटीज, मेरा ड्यूटीज क्या क्या बनता है? मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं ये ना करूं, दिस इज अ फ्रॉड एंड आई कांट डू दैट। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या बोलता है? एथिकल प्रिंसिपल्स भी यही बोलता है कि डोंट डू दिस, ये 0.5/1 मत करो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये केस में नहीं आएगा, ठीक है। कंसिडर, सेकेंड पॉइंट जो बोलता है, कंसिडर सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, मतलब क्या कोई तुमको इन्फ्लुएंस कर रहा है ये केस में? यस, योर बॉस हिमसेल्फ इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू। टेक एडिशनल गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स, तुम्हारे बॉस नहीं, तुम्हारा बॉस तो तुम्हारा सीनियर है ही, बट टेक गाइडेंस फ्रॉम अदर सीनियर्स, बहुत सारे और भी सीनियर होंगे कंपनी में, उनकी एडवाइस दो, क्या हमको ये करना चाहिए। और लीगल डिपार्टमेंट, तुम्हारे कंपनी में कंप्लायंस डिपार्टमेंट या लीगल डिपार्टमेंट होगा, उसके पास जाके बात करो, शुड आई डू दिस, एंड ऑल्टरनेटिव एक्शन क्या है मेरे पास। तो वेरी सुन आफ्टर दिस पॉइंट यू विल बी स्टडिंग ऑल दो स्टैंडर्ड्स। वो जो भी स्टैंडर्ड्स है उसमें तुम पढ़ोगे, देयर इज अ स्टैंडर्ड 1A। स्टैंडर्ड 1A में तुम ये पढ़ोगे कि अगर कोई चीज तुमसे इलीगली करवा रहे कोई, तो यू हैव टू लीव द जॉब। द बेस्ट कोर्स इज नॉट टू डू दिस इलीगल थिंग एंड लीव द जॉब, या बाहर जाके अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दो ये। तो यू शुड नॉट डू दिस। तो ये ऑल्टरनेटिव एक्शन डिसाइड कर लो। ये जो भी तुमने किया, अल्टीमेटली डिसाइड एन एक्ट, जो भी हमने इधर डिसाइड किया ना, अपना क्या डिसीजन आ रहा है, नॉट टू मिस स्टेट, नॉट टू मिस स्टेट।
मतलब ये जो मुझे बोल रहा है ना ये झूठ मूठ का फिगर लिखने को, ये मुझे नहीं करना, ये मैंने डिसाइड करके आई एक्टेड ऑन दैट, सो आई माइट लीव द जॉब या मैं कंप्लेन करूंगा बाहर वैसे. एंड लास्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्ट. व्हाट वाज द आउटकम, और रादर वाज द आउटकम एज एंटिसिपेटेड. मतलब इसका आउटकम क्या है, तुमने जो किया ना उसका आउटकम क्या है. लेट्स से यू क्विट द जॉब, तुम्हारे बाद कोई नया एनालिस्ट आया रहेगा, क्या उसने 0.5 डिवाइड बाय 1 लिखा अपने रिपोर्ट में. चेक करो व्हाट वाज द आउटकम एंटिसिपेटेड, व्हाई और व्हाई नॉट. मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, या कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, एक्सेट्रा. ट्राई टू फाइंड आउट. तो लेट्स से यू क्विट द जॉब, तुम्हारे बाद जो आया, लेट्स से उसने ये कर दिया 0.5 डिवाइड बाय 1, ये इसने रिपोर्ट कर दिया अपने रिपोर्ट्स में या कोई भी पब्लिकेशन में. नाउ डिड यू एंटिसिपेट दिस, तुमको क्या ये लगा था ये होने वाला है. अगर हाँ, तो क्यों तुमको ऐसा लगा ये होने वाला है. Because this boss is pressurizing everyone, you might raise a complaint regarding all this happening in the company. तो ये सब तुमको करना होगा. So this is the ethical decision making framework. Okay, so that's it. This was the first chapter, very short and sweet. You can't expect any question out of this. ये तो सिर्फ एक introduction था. Now as and when you study the standards, तुमको पता चलेगा that what is really testable in your exams. So second chapter, look out for that. Second chapter very very important, and third chapter में से भी आएगा थोड़ा. Okay, that's it. Thank you for watching this video. I will see you in the next class or next video lecture. Thank you.